गुजारिश की है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम हालात पर नजर रख रहे हैं और हम सभी संबंधित पक्षों से ये गुजारिश करते हैं कि वो तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाने से बचेंगे। चीन के साथ लगने वाली करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा के रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में भारत अपनी ढांचागत विकास की परियोजनाएं बंद नहीं करेगा। हालांकि चीन इन्हें रोकने के लिए सोचे समझे प्रयास कर रहा है और इसके लिए पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में हालात को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहा है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों को यह कहा है कि कई संवेदनशील इलाकों में चीन के सैनिकों के आक्रामक व्यवहार के बावजूद लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चीन भले ही कोरोना वायरस से अब मुक्त होने की तरफ है, लेकिन उसके सामने एक बार फिर से हांगकांग की पहले जैसी समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हांगकांग की संसद में एक ऐसे विधेयक पर चर्चा होनी है जिसका सीधा संबंध चीन से है। दरअसल हांगकांग की संसद में लाए गए इस विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चीन के राष्ट्रगान का अपमान करता पाया गया तो इसको अपराध माना जाएगा। और समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक इस विधेयक को लेकर के हांगकांग में प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और माना जा रहा है कि एक बार फिर से हांगकांग चीन की परेशानी का सबब बन सकता है। सऊदी अरब ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच ईद के त्योहार के दौरान लगाए गए 5 दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। मक्का को छोड़कर अन्य शहरों में 24 घंटे के कर्फ्यू को आंशिक ढील दे दी गई है। गौरतलब है कि देश में मक्का में सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और अगले कुछ हफ्तों तक चरणों में एहतियाती कदमों में ढील दी जाएगी जब तक कि लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया पर इस्लामिक सहयोग संगठन के राजदूतों का एक अनौपचारिक समूह बनाने की पाकिस्तान की मुहिम को मुस्लिम देशों ने ही खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक राजनयिक सूत्र के हवाले से यह लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक में इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया और एक समूह बनाने की मांग की, लेकिन यूएई और मालदीव ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की नियमित बैठक थी और पाकिस्तानी राजदूत ने भारतीय मुसलमानों और कश्मीर को लेकर के चिंता जाहिर की थी और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथों इनका उत्पीड़न हो रहा है। भारतीय सीमा पर खुद सीज फायर का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान भारत पर जासूसी ड्रोन भेजने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अपनी सीमा में दाखिल हुए भारतीय ड्रोन को मार गिराया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसा आरोप लगाया है। हालांकि भारत पहले भी इसका खंडन कर चुका है और बता दें कि पिछले साल बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और भारत को घेरने के मौके ढूंढता रहता है। तानाशाह हथियारों के मामले में अपने को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन उससे तानाशाह का हथियारों को लेकर किए जा रहे प्रशिक्षण और तैयारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसने लगातार जारी रखा हुआ है और इसी कड़ी में अब एक बात और सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया ने कम से कम समय में परमाणु हमला करने के लिए कोई नई खोज की है और जिससे वो कम से कम समय में नॉर्थ ईस्ट एशिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकता है।
स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर के जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने यह कहा है कि कोरोना वायरस के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है और इस मामले में अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रियाएं हैं और भारत में इन चारों पद्धतियों पर इस्तेमाल कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत वैक्सीन के मामले में टॉप पर है। हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज़ टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती है। So Indian manufacturing is very, very good. Similarly for generics, which we'll come to later, for drugs, India is one of the world's largest generics provider. So that is in terms of a manufacturing capability. But what has happened amazingly now is over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they're also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win, different companies in the world, Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready, in the hope that what they are stockpiling will. दिल्ली बीजेपी मिशन अनिवार्य के तहत दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाली और अन्य जरूरतमंद किशोरी और महिलाओं को 6 लाख सैनिटरी नैपकिन बांट रही है और इसकी शुरुआत नई दिल्ली से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने की है। और इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मिशन अनिवार्य उन बहनों बेटियों के लिए है जिन्हें लॉकडाउन की वजह से सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे हैं। मनोज तिवारी ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के जरिए लगभग 1 करोड़ बच्चियों को, बहनों को सैनिटरी पैड पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, विश्व आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मना रहा है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मना रहा है। और इस समय याद रखना बहुत आवश्यक है, जहां कोविड-19 के कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए हम हाथों को साफ करने की, मास्क पहनने की, 2 गज की दूरी बनाने की, आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करने की बात करते हैं कि ये अनिवार्य है, वैसे मिशन अनिवार्य उन बहनों बेटियों के लिए बहुत आवश्यक है जो इस लॉकडाउन के चलते जिनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पा रहे हैं और गरीब बच्चियों को और दिक्कत आ रही है। भाई मनोज तिवारी जी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक शानदार मुहिम ये शुरू की है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, आज से कुछ दिन पहले जहां 6 लाख लोगों तक पहुंचने की बात कही थी, अब मुझे लगता है 1 करोड़ बच्चियों के, बहनों के पास ये सैनिटरी पैड पहुंचाने का जो काम किया जाएगा, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। एक बहुत बड़ी मदद इस समय है, जहां सरकारें राज्य की नहीं कर पाएंगी, वहां दिल्ली पुलिस और मनोज जी और इनकी टीम मिलकर ये सब नीचे तक पहुंचाएंगे। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है, उनको मात्र इतना कहना है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज लोगों तक पहुंचाया है और उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं। इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह किया कि ये वक्त
राष्ट्र को समर्पित करने का समय है, राजनीति करने का नहीं। फिर भी कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का, बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। ये भी सत्य है कि छोटे व्यापारी हों, उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की गई। ये भी सत्य है कि हाँ, ट्रेन, बसेस, प्लेन्स के माध्यम से चाहे हिंदुस्तानी किसी शहर में हो चाहे विदेश में हो, उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है मेरी ओर से निजी तौर पर कि हाँ, कुछ लोग आज भी इंतजार में हैं घर लौटने के लिए। लेकिन ये वक्त है जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी की मदद करे। तो आज मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी महामारी के वक्त अगर आप फिर भी अपनी राजनीति करने पर उतारू रहेंगे तो राष्ट्र का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, इंसानियत आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। मुंबई में महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता के मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है और थाने में पहुंचकर मामला भी दर्ज करवाया है। जो सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग हैं, इस प्रकार से पुलिस की गालियां देते हैं, कहते हैं ये औरत है। गत पुलिस अधिकारी को गालियां देना, उनके काम में अड़चन पैदा करना, ये जो अबू आदमी और उनके जो साथीदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और ये पुलिस 17 पॉजिटिव है, उस परिस्थिति में ये लोग काम करते हैं तो उनको मदद करना बाजू पे रखो, गालियां देना, दादागिरी करना, कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने यहाँ पर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आदमी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है। 36 घंटे पहले मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर अबू आदमी ने पब्लिक मीटिंग जैसा भाषण किया। लगभग 100 से ज्यादा लोग थे, मास्क नहीं था। पुलिस अधिकारी रोकने गई तो उनके ऊपर गाली गलौज की। जो शालिनी शर्मा नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की महिला पुलिस अधिकारी है, उनको गालियां दी और ऐसा भाषण में कहा कि शालिनी शर्मा के बाप के बाप के बाप को भी आना पड़ेगा। अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने भारतीय रेलवे को पत्र लिखा है। यूनियन के अध्यक्ष ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के समाधान के लिए रेलवे को पत्र लिखा गया है। लेकिन सरकार से मांग है कि वो लॉकडाउन के दौरान से लेकर के स्टॉल खोलने की तिथि तक लाइसेंस फीस को माफ करे और जिस अनुपात में जिस स्टेशन से और प्लेटफार्म से जो गाड़ियां चलती थीं, जो अब चलाई जाएंगी, उसी अनुपात में लाइसेंस फीस को रिड्यूस किया जाए। अगर 10% ट्रेनों का संचालन होता है तो लाइसेंस भी 10% ही ली जाए, ये मेरी मांग है। दूसरा ये है कि जिन प्लेटफॉर्मों से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, वहाँ स्टॉल, ट्रॉली, खोमचा खोलने के लिए दबाव ना बनाया जाए। जिन स्टेशनों से गाड़ियां बिना रुके निकलती चली जा रही हैं या कमर्शियल स्टॉप दिए जा रहे हैं और वहाँ कोई ऐसे साधन नहीं है कि जिस पर वेंडर अपनी वहाँ बिक्री कर सके, कमा सके, रेल के यात्री वहाँ नहीं है जिसकी वजह से उसके लिए स्टॉल खोलना जरूरी हो, ऐसे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर स्टॉल खोलने के लिए लाइसेंसी को मजबूर ना किया जाए।
हैदराबाद के भीड़भाड़ वाले चार मीनार से सटी मार्केट को खोलने की इजाज़त अब मिल गई है और इससे पहले इलाके के ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जुड़े व्यापारियों ने बड़ी पहल की है और इसके अलावा दुकानदारों ने कहा है कि वो नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए व्यापार करेंगे और सभी ग्राहकों के लिए मास्क पहनकर ही दुकान में घुसने की इजाज़त होगी और साथ ही सभी दुकानों में सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। और राज्य की केसीआर सरकार की इजाज़त के बाद गुरुवार से एक बार फिर से चार मीनार का इलाका गुलजार हो गया है। गोपालगंज में रविवार को हुए ट्रिपल मर्डर मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग की है और तेजस्वी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो गोपालगंज जाकर के धरने पर बैठ जाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमने सरकार को जो है, प्रशासन को जो है, पुलिस प्रशासन को भी हमने मोहलत दी थी कि अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जो है सभी माननीय सदस्यों के साथ विधान सभा के, विधान परिषद के सदस्यों के साथ हम लोग गोपालगंज जाएंगे। और अभी तक देखिए गिरफ्तारी हुई नहीं है और बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा है, कोरोना के आड़ में जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला रहा, सरकार जो है संरक्षण कर रही है, लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया। हमने वीडियो देखा कि किस प्रकार से गोपालगंज में भी जुलूस निकाला जा रहा है बाइक से और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अब तक जो है, जो विधायक जिसका हैबिचुअल ऑफेंडर जो रहा है, कोई भी आईपीसी सेक्शन ऐसा नहीं है जो उस पर लगा ना हो धाराएं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य लगता है कि पुलिस को वो मिल नहीं रहा और वो खुलेआम जो है 2 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर भी पुलिस नहीं पकड़ पाती। और एडीजी का बयान आया, हमने देखा कि बोलते हैं कि भाई साक्ष्य की कमी है। जहां जिस परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई, जिसको गोली लगी, वो खुद कह रहा है, फिर भी कह रहा है आई विटनेस है, फिर भी ये बातें हैं कि भाई साक्ष्य की कमी है। तो बस ये साफ तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पे हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई थानाधिकारी आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने पत्र में लिखा है कि मैं पत्र के माध्यम से राजस्थान पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के दिवंगत होने पर भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूं और सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग करता हूं। राजस्थान पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई, जो राजगढ़ चूरू में थानाधिकारी थे, विगत 23 मई को जिन्होंने आत्महत्या की और उसके बाद लगातार अनेकों जनप्रतिनिधियों ने, परिजनों ने, आम जनता ने भी उसकी निरपेक्ष जांच की मांग की। पहला तो मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस के बेड़े के ऐसे सक्षम अधिकारी का यूं चले जाना वास्तव में दुखद है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। दूसरा, कितने तनाव में ये लोग काम करते हैं, इसके बारे में पुलिस प्रशासन को और सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि इन व्यक्तियों को, इस तरीके के पद पे प्रतिष्ठापित व्यक्तियों को किस तरीके से तनाव से बचाया जा सके। मैं हमारे जनप्रतिनिधियों को जो ही तत्काल सूचना मिली, मैंने श्रीमान हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी और चूरू के सांसद श्रीमान राहुल कसवा जी, जो दोनों चूरू से बाहर थे, उनको निर्देशित किया, वो स्थान पे पहुंचे और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से इस मांग को उठाया कि इसकी निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों के और प्रशासन से बातचीत के बाद सम्मानपूर्वक स्वर्गीय विष्णुदत्त जी का शरीर ससम्मान उनके गांव पहुंचा, पैतृक निवास पहुंचा। लेकिन ये मांग अभी भी उसी तरीके से अनवरत हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी ने, हमारे अनेक सांसद और विधायकों ने भी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से की है। मुझे भी एक ज्ञापन मिला है जिसमें इस प्रकार की मांग की गई थी और मैंने इसी आधार पर कि जनता का भरोसा कायम रहे, सच सामने आए और उसके लिए सीबीआई जैसी निरपेक्ष संस्था जो सक्षम है,
जो हर पहलू की जांच करेगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए, ये सही समय है कि इसको। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा खाकर थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लापरवाह लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कही है, और जिसके चलते हरियाणा सरकार ने यह कहा है कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए मिलेंगे उन पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों को भी अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। और इसी कड़ी में नुहू मेवात के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। सरकार ने हिदायत और एक कानून बनाया, पारित किया है कि वर्क प्लेस और जो पब्लिक प्लेस है या जब भी लोग बाग घर से बाहर निकले या किसी भी गाड़ी में ट्रैवल करें तो मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी को मास्क लगाना है। अगर कोई भी मास्क नहीं लगाता है उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, SHO, BDPO और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मेडिकल ऑफिसर हैं जिनके अंडर वो एरिया आता है उनको हक दिया गया है कि वो 500 रुपये तक उन पर जुर्माना कर सकते हैं। तो मास्क लगाना अनिवार्य है। ये हमारे ही सबकी सुविधा के लिए है और बचाव के लिए है। अगर कोई भी, क्योंकि एक और बात है कि बहुत सारे लोग, जैसे हमारा जो एरिया है मुस्लिम बाहुल एरिया है, इसमें पान खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, तो इसके ऊपर भी जो स्पिटिंग है, थूकना है पब्लिक प्लेसेस पर, उसके लिए भी यही प्रावधान है। थूकना बिल्कुल मना है और जो भी थूकेगा उसके लिए भी 500 रुपये का चालान है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ली और प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया था और मौसम विभाग ने 12 बजे से अगले 3 घंटों में सूबे के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। और हिमाचल प्रदेश में शिमला के कोफरी के कोटी में ओलावृष्टि भी हुई और इसके अलावा शिमला मंडी में झमाझम बारिश हुई और वहीं कांगड़ा में भी कई स्थानों पर बारिश और आंधी तूफान दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा में कई जगहों पर बारिश के संबंध में चेतावनी जारी की गई थी। वहीं मौसम विभाग की ओर से 28 मई से 2 जून तक बारिश और तूफान का अनुमान जताया गया है। हिमाचल के हमीरपुर में कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों का दूसरा बैच पहुंचा और जिसके चलते हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर फूलों की बारिश करके कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की गई और कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे। इसी कड़ी में कोविड-19 मरीजों की टीम के इंचार्ज डॉक्टर नीरज ने कहा कि इस स्वागत से स्टाफ की हौसला अफजाई हुई है और इस तरह के सम्मान से काम करने के लिए जोश मिलता है। तो जैसे हमारे एमएस सर ने बताया कि आज यहाँ पे एक छोटा सा आयोजन किया था जिसमें जो हमारे भोटा सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पे जो टीम वहाँ जाके मरीजों की सेवा करती है तो टीम वापस आई थी आज, तो उनका यहाँ पे जो है वो पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया गया। तो ऐसे कार्यक्रम के तहत जो है वो हमारे सारे स्टाफ की हौसला अफजाई होती है, हमारे मन में कोई शंकाएं, डर, भय होता है वो दूर हो जाता है और हमें अपना जो काम है, ड्यूटी है, उसको पूरी तरह से निभाने के लिए ताकत मिलती है। स्थानीय विधायक जी है, उन्होंने आज हमारे जो सेकंड बैच जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं, सेकंड बैच जो बोहटा में ड्यूटी देके आया है, उनको उन्होंने ऑनर किया है और उनका वेलकम किया है। और ये बहुत अच्छा हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो चिकित्सक वर्ग है, सफाई वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उससे एक मोरल बूस्ट होता है। ये लोग, क्योंकि जब हम आपको बता दें कि जब हमने ये है सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी भोटा में शुरू की थी तो हर आदमी चिंतित था कि वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या होगा, और हमारे सभी अब जो है खुल के लोगों की निसंकोच किसी भी बिना निडर होके एक
राजस्थान के जयपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 40,083 व्यक्तियों का चालान कर 81,25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 24,067 चालान, बिना मास्क पहनने लोगों को सामान बेचने वाले 3,755 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 224, पान गुटखा तंबाकू बेचने वाले 169 व्यक्तियों और 11,872 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 14,648 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा महामारी अध्यादेश जो जारी हुआ है 13 मई 2020 को, उसके तहत अब तक मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ, पब्लिक प्लेस पे थूकने वालों के खिलाफ, पब्लिक प्लेस में पान गुटखा इत्यादि का सेवन करने वालों के खिलाफ, पब्लिक प्लेस में शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा करीब 40,000 से अधिक लोगों के को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसमें 82 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सबसे अपेक्षा की जाती है कि वो घर से बाहर किसी काम से निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, कहीं पब्लिक प्लेस पे थूकेंगे नहीं, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे शराब का सेवन नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेस पे बीड़ी गुटखा और तंबाकू का उत्पाद है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम पूरे लॉकडाउन की बात करें तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लॉकडाउन और कर्फ्यू के शर्तों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कुल 3,375 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 6,700 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया के दुरुपयोग के काफ़ी सारे मामले सामने आए थे, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अभी सील ही रखने का फैसला लिया है। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दिल्ली नोएडा सीमा अभी खोली नहीं जाएगी। वहीं लोनी नगर पालिका क्षेत्र भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसके बाद से आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। सिर्फ जरूरी काम आने जाने की जरूरी काम के लिए ही इजाजत है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। दिल्ली से सटे इलाकों को सील कर दिया गया है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी डोर स्टेप डिलीवरी से ही की जा रही है। चलिए, देश दुनिया में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज के साथ।